हेलो एवरीवन। मैं नवनीत पाठक आप सभी का स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल पर। अभी तक हम लोग एस्ट्रोनॉमी के 3 क्वेश्चन सीरीज को डिस्कस कर चुके हैं। अब ये जो है हमारा चौथा क्वेश्चन सीरीज है। इसमें भी आपके सामने 15 क्वेश्चन होंगे और वो 15 क्वेश्चन जो हैं आपके लिए बहुत ही आसान होंगे। अगर आपने वो 3 क्वेश्चन सीरीज कंप्लीट कर रखी हैं और जो भी चीज़ें मैंने सिखाई हैं आगे आने वाले क्वेश्चन सीरीज में आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। आप आराम से उसे कर ले जाओगे या फिर जहाँ पर जो चीज़ टफ होगी उसे मैं आपको समझाता रहूंगा। उसके लिए बिल्कुल निश्चिंत रहिए। जो भी नया कंसेप्ट आएगा, जो भी नया टॉपिक आएगा, जो भी नई चीज़ आएगी वो मैं आपको समझाता रहूंगा। अब एक इन्फॉर्मेशन आपको देना है। एस्ट्रोनॉमी की क्वेश्चन सीरीज तो आपके साथ चल ही रही हैं। उसके साथ साथ जो है मैं आपको आर्ट एंड कल्चर की भी क्वेश्चन सीरीज करवाना शुरू कर रहा हूँ। आर्ट एंड कल्चर में कला और संस्कृति में जो रहेगा, शुरुआत हम करेंगे क्लासिकल डांस और फोक डांसेस से। उसके बाद हम करेंगे फेयर्स एंड फेस्टिवल। उसके बाद करेंगे हम मॉन्यूमेंट्स, आर्किटेक्चर। ये सारी चीजों को हम आगे कंप्लीट करते हुए जाएंगे और बहुत सारे क्वेश्चन इस पर हम डिस्कस करेंगे। जब आर्ट एंड कल्चर वाला सेक्शन कंप्लीट हो जाएगा फिर मैं आपके साथ स्टैटिक जीके वाला सेक्शन शेयर करूंगा। स्टैटिक जीके वाले में जो भी आपके जितनी भी चीजें होती है स्टैटिक होती हैं, जो कभी भी बदल नहीं सकती हैं, वो सारी चीजें आपके साथ डिस्कस करूंगा। चाहे वो हिस्ट्री से रिलेटेड होंगी, चाहे वो पॉलिटी से रिलेटेड होंगी, चाहे वो ज्योग्राफी से रिलेटेड होंगी, चाहे जैसे विश्व में सबसे बड़ा, सबसे 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 गहरा या फिर सबसे लंबा कुछ भी होगा, चाहे वो झील होंगी, नदियां होंगी, उन सब के बारे में डिस्कस होगा। इतिहास की अगर बात करेंगे तो सारे वंश के बारे में, कौन से राजा थे, कौन कौन सी लड़ाइयाँ हुई थी, वो स्टैटिक वाला जो सेक्शन होता है जो क्रिस्प क्रिस्प में रहेगा, वो सब आपके साथ यहाँ पर मैं डिस्कस करूंगा। ऐप बन करके तैयार हो चुकी है और बहुत ही जल्दी लॉन्च हो जाएगी। वहां पर आपको लाइव क्लासेस मिलेंगी। और जो पहली लाइव क्लासेस मैं आपके साथ शुरू करने जा रहा हूँ वो रहेगी हिस्ट्री की और दूसरी रहेगा इंडियन मैपिंग की। ये दो लाइव क्लास मैं शुरू करूंगा। जैसे जैसे टाइम मेरे पास बचता जाएगा, क्योंकि एक ही पर्सन हूं मैं जो सारे काम कर रहा हूँ। पीपीटी भी बनाना है, क्वेश्चंस भी देखने हैं, प्लस लाइव क्लासेस भी की भी पीपीटी बनानी रहेगी, यूट्यूब की पीपीटी बनानी रहेगी, रिकॉर्डिंग भी करनी रहेगी। सारे काम मुझे ही देखने पड़ रहे हैं क्योंकि वन पर्सन हूं मैं। सारी चीजें देख रहा हूँ अकेले। तो थोड़ा सा समय चाहिए होगा। जैसे मेरे पास समय मैनेज हो जाएगा तो अभी हिस्ट्री और इंडियन मैप की मैं सेक्शन क्लासेस शुरू करूंगा। उसके साथ साथ फिर मैं इकोनॉमिक्स के क्वेश्चन शुरू, इकोनॉमिक्स की लाइव क्लासेस शुरू कर दूंगा। और प्रैक्टिस के लिए यूट्यूब तो आपके पास रहेगा ही रहेगा, वहां पर आप लोग क्लासेस कर लीजिए, यहाँ पर आकर के प्रैक्टिस कर लीजिए। सारी चीजें आपको अवेलेबल होंगी, वहां पर भी प्रैक्टिस करने के ऑप्शन रहेंगे। वहां पर मैं क्वेश्चन सेट करके डाल दूंगा, जो भी टॉपिक कंप्लीट किया जाएगा, एक टॉपिक मान लीजिए कंप्लीट हो गया, उसके बाद उसके क्वेश्चन, फिर दूसरा टॉपिक कंप्लीट हो गया उसके बाद उसके क्वेश्चन, फिर जैसे मॉक टेस्ट होता है वैसे आप लोग टॉपिक कंप्लीट करने के बाद उसे देंगे। समझ में आ जाएगा कितना आप कर पा रहे हैं कि नहीं कर पा रहे हैं, उसी हिसाब से उसे डिजाइन किया जाएगा। ठीक है, चलिए अब शुरू करते हैं इसके साथ हम एस्ट्रोनॉमी की क्वेश्चन सीरीज 4 को। पहला क्वेश्चन, 45 क्वेश्चन हमने डिस्कस कर लिया था, ये है 46 क्वेश्चन। चंद्रमा पर भार पृथ्वी पर भार के कितना होता है? व्हाट इज द वेट ऑन मून कंपेयर टू द वेट ऑफ अर्थ? ये तो सबको पता है, बच्चे बच्चे को पता है कितना होता है, 1/6 होता है। कितना होता है? 1/6 होता है। अब यहां पर आया मून। तो मून क्या है? मून नेचुरल सैटेलाइट है, प्राकृतिक उपग्रह है। किसका? अर्थ का। अगर आपसे पूछा जाए कौन से ऐसे ग्रह हैं जिनके पास अपना कोई उपग्रह नहीं है, तो आप क्या बोलेंगे? कौन से उपग्रह हैं जिसके पास अपना कोई उपग्रह नहीं है, तो आप क्या बोलेंगे? वो है आपके मरकरी एंड वीनस। ये दो ऐसे ग्रह हैं जिनके पास अपना कोई उपग्रह नहीं है। उपग्रहों की शुरुआत कहां से होती है? वो होती है अर्थ से, इसके बाद मार्स पे, फिर उसके बाद बढ़ता चला जाता है। ये मैंने डिस्कस कर लिया इसलिए दोबारा यहां पर नहीं जाना है। ठीक है, अब मून का फॉर्मेशन कैसे हुआ? अभी मून से रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन हैं जो आगे वाली सीरीज में आपको करवाऊंगा। जैसे इक्लिप्स के रिलेटेड क्वेश्चन हो जाते हैं, टाइड में जो आता है आपका सिसगी आ जाता है, और बाकी चीजें होती हैं जो भी जो भी टाइड्स आते हैं, जो ज्वार और भाटा होता है, उसमें भी मून का कंसेप्ट लगता है। वो सारी चीजें वहां पर डिस्कस करूंगा आपसे। तो धीरे धीरे सारी चीजें होंगी, ये मान के चलिए। लमसम 9 क्वेश्चन सीरीज रहेंगी आपकी एस्ट्रोनॉमी की। उनमें आपके सारे कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे। इतना इतना देख देख डाला तो लाइव झिंगा लाला। फॉर्मेशन की अगर आप बात करते हो तो फॉर्मेशन के लिए इसके लिए कंसेप्ट है, वो क्या है? आपका जाइंट इम्पैक्ट थ्योरी है। जाइंट इम्पैक्ट थ्योरी में क्या था? कहा गया जब अर्थ फॉर्मेशन के स्टेज में थी तभी क्या हुआ, एक मार्स लाइक प्लेनेट, मार्स लाइक का मतलब होता है आकार, द्रव्यमान और आयतन की दृष्टि से अगर देखेंगे तो वह मार्स के ही आकार का था।
मार्स के आकार का एक प्लेनेट आकर के इससे टकराता है, जिसको नाम दिया गया था धिया। नाम क्या दिया है इसे? धिया नाम दिया गया है, जो अर्थ से आकर के टकराया। अब इसकी वजह से उस धिया के या मार्स लाइक जो प्लेनेट है उसका कुछ द्रव्यमान नष्ट हो गया, उसके साथ साथ जो अर्थ का जो द्रव्यमान था वो भी नष्ट हो गया। बाकी वो फिर वो आपस में एक साथ एक्रीशन होता है, संसर्जन होता है, कोहेशन होता है। अर्थ भी अपने शेप लेती है और वो जो आपका टूटा हुआ भाग था वो भी अपना शेप लेता है। पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण के साथ वो चिपक जाता है और पृथ्वी के चारों तरफ चक्कर लगाना शुरू कर देता है। इसी को बोला जाता है जाइंट इंपैक्ट थ्योरी। तो आपसे ये प्रश्न बनेगा कि जाइंट इंपैक्ट थ्योरी किससे जुड़ा हुआ है, तो आप बोलेंगे मून से। किससे जुड़ा हुआ है? मून से। ठीक है। तो पहला क्वेश्चन क्या था? चंद्रमा पर भार पृथ्वी पर भार का कितना होता है, तो आप कितना बोलेंगे? 1/6 होता है। चलिए एक चीज और बता देता हूं। जो मून की डेंसिटी होती है, मून की डेंसिटी, अगर मून का द्रव्यमान पूछा जाएगा तो कितना बोलेंगे? 3.34 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब है। ये मून की डेंसिटी है। अगर पूछा जाए मून की डेंसिटी पृथ्वी के डेंसिटी के कितना प्रतिशत है, तो आप बोलेंगे 60% ऑफ अर्थ डेंसिटी। अर्थ डेंसिटी। जो चंद्रमा का घनत्व है वो पृथ्वी के घनत्व का कितना है? 60% है। पृथ्वी का घनत्व आपको पता ही है कितना होता है? 5.5 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब। पृथ्वी का घनत्व पूरे सौरमंडल में सबसे ज्यादा है। आप कमेंट सेक्शन में मुझे बताएंगे वो कौन सा ग्रह है जिसका घनत्व सबसे कम है। ठीक है, ये बता चुका हूं मैं आप लोगों को। अच्छा, अगर आपसे पूछे कि मून का मास कितना है? 7.35 इंटू 10⁻²2 kg है, ये मून का मास है। वहीं पर अगर आपसे पूछता है अर्थ का मास कितना है, अर्थ का मास कितना है, तो आप बोलेंगे 5.97 इंटू 10⁻²4 kg। इन दोनों के बीच में रिलेशन क्या होगा? जो मून का मास है, मास ऑफ मून, ये होता है 1.2% मास ऑफ अर्थ के। मास ऑफ अर्थ के। पृथ्वी के द्रव्यमान का मात्र 1.2% है मास ऑफ मून। इतना आप लोग दिमाग में रखिएगा। ठीक है, चंद्रमा से रिलेटेड। फिर उसके बाद आगे नेक्स्ट आते हैं, और भी बहुत सारे क्वेश्चन आएंगे अभी नेक्स्ट एक सीरीज में करवाता जाऊंगा आपको मून से रिलेटेड। चंद्रमा का आयतन पृथ्वी के आयतन का कितना है? द वॉल्यूम ऑफ मून इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ अर्थ। कितना है इसको देखते हैं। चलिए, अगर मैं आपसे बोलूं अर्थ की रेडियस कितनी है, त्रिज्या कितनी है पृथ्वी की, तो आप बोलेंगे 6371 किलोमीटर। वहीं पर रेडियस ऑफ मून कितना है? एम रेडियस का मतलब हो गया रेडियस ऑफ मून। रेडियस ऑफ मून कितना है, तो आप बोलेंगे 1737.5 किलोमीटर। अच्छा, अगर मैं इसी से डायमीटर निकालूं तो अर्थ का डायमीटर कितना आएगा? व्यास कितना आएगा अर्थ का? डबल कर देना रहेगा इसका, तो लगभग 12,742 किलोमीटर आएगा। वहीं पर अगर मैं मून का रेडियस निकालना चाहूं तो कितना आएगा? मून सॉरी डायमीटर निकालना चाहूं तो कितना आएगा मून का डायमीटर? 3475 किलोमीटर। ठीक है। अच्छा, इसको मैं बोल देता हूं D1 और इसको मैं बोल देता हूं D2। तो अगर D1 और D2 में रिलेशन आप देखोगे तो लगभग कितना आ रहा है? अगर आप इसका 4 गुना करते हो तो इतना आ जाएगा अप्रोक्सीमेटली। तो आप बोल सकते हो D2 इज इक्वल टू 1/4 D1। जो मून का द्रव्यमान है वह सॉरी डायमीटर है, वह 1/4 है पृथ्वी के डायमीटर के। तो इस हिसाब से अगर मैं रेडियस निकालना चाहूं तो क्या होगा? D2/D1 बराबर 1/4। तो R1 भी कितना हो जाएगा? 1/4। अब मान लेते हैं कि जो आपका अर्थ है और जो आपका मून है वह एक स्फीयर है। तो स्फीयर के वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है? वॉल्यूम ऑफ मून अपॉन वॉल्यूम ऑफ अर्थ। वॉल्यूम ऑफ अर्थ। तो आप बोलेंगे 4/3 पाई
r2 क्यूब अपॉन 4/3 पाई r1 क्यूब। यही तो होगा, यही तो वॉल्यूम होता है। अब इसको ऊपर नीचे कैंसिल कर दीजिए तो कितना आ गया, r2 अपॉन r1 का होल क्यूब। अब R2 और अपॉन R1 की वैल्यू कितनी है, तो आप बोलेंगे 1/4। तो 1/4 मतलब कितना आ गया, इसका क्यूब करोगे तो 1/64। तो वॉल्यूम ऑफ मून बराबर 1/64 वॉल्यूम ऑफ अर्थ। चंद्रमा का आयतन पृथ्वी के आयतन का कितना है, तो बता ले जाएंगे कितना है, 1/64 है। ठीक है बात। चलिए बहुत बढ़िया। नेक्स्ट देखते हैं। चंद्रमा का गुरुत्वाकर्षण बल पृथ्वी का केवल भाग है। अरे ये तो वही पहला वाला क्वेश्चन हो गया, बस पूछने का तरीका थोड़ा सा अलग है। चंद्रमा का गुरुत्वाकर्षण बल पृथ्वी का भाग है, कितना होगा, 1/6। अब इससे जुड़ा हुआ प्रश्न क्या पूछता है कि मान लीजिए एक लॉन्ग जंप की प्रतियोगिता है, एक लॉन्ग जंप की प्रतियोगिता है और एक व्यक्ति अर्थ पर 10 फीट लंबा कूदता है, तो मून पर कितना कूदेगा। अर्थ पर 10 फीट कूदता है तो मून पर कितना कूदेगा, 60 फीट। सिंपल सा, मून पर कितना कूदेगा, 60 फीट। उसी तरीके से आपसे मास वाला क्वेश्चन मैंने करवाया था। मान लीजिए कोई व्यक्ति है जिसका मास 60 kg है, तो उसका मास मून पर कितना होगा। तो मास तो कभी नहीं बदलेगा, मास तो कभी नहीं बदलेगा, तो जो मास आपका अर्थ पर है वही मास कहां पर होगा, मून पर होगा। पर अगर कोई व्यक्ति जिसका मास 60 kg है, उसका भार मून पर कितना होगा, उसका भार मून पर कितना होगा, तो भार बदल जाएगा, वेट क्या होगा, बदल जाएगा। वेट कैसे बदलेगा, तो अगर मैं बोलूं वेट ऑन अर्थ, तो वेट क्या होता है, बल होता है। तो इसकी फॉर्मूला क्या हो गया, F बराबर mg। मास कितना है 60 और जी क्या हो गया 10। तो आप बोलेंगे इस व्यक्ति का जो पृथ्वी पर भार है वो कितना है, 600 न्यूटन है। वहीं पर अगर आपसे पूछता है इसका भार जो है, इसका वेट जो है वो कहां पर, चंद्रमा पर कितना हो जाएगा, तो वेट ऑन मून मास जी बटा जी बटा कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। तो कितना हो गया, 600। 600 जी वही अर्थ का ले लेते हैं, अर्थ के गुरुत्वाकर्षण गुरुत्वीय बल का कितना है, वो 1/6 है, तो इसको बटा 6 कर दें, कितना आ गया, 100 न्यूटन। कितना आ गया, 100 न्यूटन। अगर पृथ्वी पर उसका भार 600 न्यूटन है, तो मून पर कितना हो जाएगा, 100 न्यूटन हो जाएगा, मतलब 1/6 हो जाएगा। सिंपल से आप निकाल सकते हैं। मैंने इतना लंबा किया था क्योंकि आप समझाना है, बहुत सारे बच्चे होंगे जो नए होंगे जिसे नहीं पता होगा, उनके लिए है ये। ठीक है, जो जानते हैं वो बहुत बढ़िया है। ठीक है, खलीफा है। चलो, चंद्रमा चंद्रमा का गुरुत्वाकर्षण में पृथ्वी का केवल कितना भाग है, तो आप बोलेंगे 1/6 है। नेक्स्ट देखते हैं। एक तारे में सर्वाधिक गैस कौन सी होती है, एक तारे में कौन सी गैस होगी। याद करिए, मैंने ब्रह्मांड की उत्पत्ति से रिलेटेड आपको बिग बैंग थ्योरी बताया था, उसके बाद कैसे कैसे इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन बनेंगे, एटम बनेंगे, फिर उसके बाद क्या बनेगा, मॉलिक्यूल बनेगा, फिर उसके बाद पहला आपका एलिमेंट बनता है, वो कौन सा है, हाइड्रोजन। और दूसरा एक इनर्ट गैस, एक अक्रिय गैस, एक निष्क्रिय गैस बनती है, वो कौन सी है आपकी, हीलियम। हाइड्रोजन और हाइड्रोजन मिलकर के किसका फॉर्मेशन करते हैं, हीलियम का। इस प्रक्रिया को मैंने क्या बताया था, न्यूक्लियर फ्यूजन या फिर नाभिकीय संलयन बताया था, न्यूक्लियर फ्यूजन बताया। यही है तारे के ऊर्जा का स्रोत, यही है तारे के प्रकाश का स्रोत। ठीक है, तो सबसे ज्यादा कौन सी गैस होगी, हाइड्रोजन होगी कि हीलियम होगी, जल्दी से बताओ कौन सी होगी, हाइड्रोजन होगी। कौन सी होगी, हाइड्रोजन होगी। उसी हाइड्रोजन से किसका निर्माण होगा, हीलियम का निर्माण होगा। तो इसका सही आंसर क्या है, हाइड्रोजन है। देखो ऑप्शन में दोनों दिया हुआ था, कंफ्यूजन के चांसेस ज्यादा रहेंगे। पहले हीलियम 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 याद किए रहेंगे तो हीलियम पे मार के चलेंगे, बाकी का ऑप्शन नहीं पड़ेंगे। लेकिन तीसरे ऑप्शन पर दिया हुआ है हाइड्रोजन, तो थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा। सबसे ज्यादा कौन सी होगी, हाइड्रोजन। और हाइड्रोजन हाइड्रोजन मिलने से क्या बनेगा, हीलियम होगा। तो तारे में सर्वाधिक सर्वाधिक पूछा है, सर्वाधिक सर्वाधिक गैस कौन सी होगी, तो वो होगी हाइड्रोजन। ठीक है बात। या पूरे ब्रह्मांड में अगर पूछे सर्वाधिक कौन सी गैस मिलेगी या सर्वाधिक कौन सा एलिमेंट मिलेगा, कौन सा तत्व मिलेगा, हाइड्रोजन रहेगा। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 50 देखते हैं। चंद्रमा पर पलायन वेग कितने मील प्रति सेकंड का होता है। तो पहली बात तो दिमाग में रखना, ये कितना लिखा हुआ है, मील पर सेकंड में। ठीक है, यहाँ पर तो ऑप्शन वैसे दिए हुए हैं मील पर सेकंड में ही, पर आप लोग किस में याद करते हो, किलोमीटर पर सेकंड में, किलोमीटर पर सेकंड में याद करते हो। तो कभी भी
ऐसे निकालना रहता है, आप किलोमीटर पर सेकंड में निकालते हो और मील पर सेकंड में निकालना रहता है, तो इसको मल्टीप्लाई कर देना 0.621 से, क्योंकि 1 किलोमीटर बराबर होता है 0.621 मील के, माइल के होता है। 1 किलोमीटर बराबर होता है 0.621 माइल्स के। ठीक है बात, चलिए अब देखते हैं चंद्रमा पर पलायन वेग कितना होता है। अब पहली बात तो ये समझिए, पलायन वेग, पलायन वेग या फिर इसको क्या बोलते हैं, एस्केप वेलोसिटी बोला जाता है। एस्केप वेलोसिटी वह वेग है जिससे जिस वेग पर अगर किसी चीज को फेंका जाए, वह उस ग्रह के, उस चीज के गुरुत्वाकर्षण के क्षेत्र को पार करके आगे बढ़ जाएगी। मान लो अगर ये पृथ्वी पर मैं खड़ा हूं यहां पर और मेरे हाथ में कोई चीज है, अगर मैं इसको उठाता हूं और उठा करके फेंकता हूं, तो वह कौन सी वेलोसिटी है जिससे मैं इसे फेंकूंगा तो वह इस पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण बल को पार करके कहां चली जाए, स्पेस में चली जाए। उसी वेलोसिटी को बोला जाता है एस्केप वेलोसिटी। एस्केप किससे हो रहा है, पलायन किससे हो रहा है, गुरुत्वाकर्षण से। उस गुरुत्वाकर्षण के क्षेत्र को वह पार कर जाएगी, दोबारा लौट करके नहीं आएगी, वह वेग है। अगर उस वेग से कम में फेंका जाएगा, आप उठाना, कोई गेंद उठाना और ऊपर फेंकना, एकदम जोर से फेंकना, जितना ताकत है उससे फेंकना, अब पलायन वेग को तब भी नहीं पा पाओगे। अगर पलायन वेग होती तो ये सीधे सट्ट से क्या होती, स्पेस में चली जाती। गेंद क्या होगी, ऊपर आएगी और आपके खोपड़ी पर ही गिरेगी। मान लो खोपड़ी पर नहीं गिरेगी, कहीं दूर गिरेगी, लेकिन वापस आ जाती है। समझे बात को कि नहीं समझे। अच्छा, इसका फॉर्मूला क्या होता है, इसके वेलोसिटी वीई लिखा जाता है, इसके वेलोसिटी बराबर होता है √2 g m/r। अब इसमें जी क्या है, तो आप बोलेंगे ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है, इसकी वैल्यू कितनी होती है, 6.6 इंटू 10⁻⁻11 मीटर क्यूब बटा किलोग्राम सेकेंड स्क्वायर। समझे बात को, ये वैल्यू होती है इसकी, मतलब बहुत ही कम बल है ये, जी का -11 में बहुत ही। अगर पूछा है वीकेस्ट फोर्स ऑफ द यूनिवर्स, वीकेस्ट फोर्स ऑफ द यूनिवर्स इज ग्रेविटेशन फोर्स, परंतु इसकी रेंज क्या होती है, इनफाइनाइट होती है। समझे बात को कि नहीं समझे। ग्रेविटेशन फोर्स वीकेस्ट फोर्स है। अगर पूछा जाए सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स कौन सा है, सबसे पावरफुल फोर्स कौन सा है, तो वह है न्यूक्लियर फोर्स। न्यूक्लियर फोर्स की वजह से ही जो आपका न्यूक्लियस है, जो वो इलेक्ट्रॉन को अपने पास केंद्रित रखता है, तभी एटम का फॉर्मेशन हो पाता है। ठीक है, वीकेस्ट फोर्स कौन सी है, ग्रेविटेशनल फोर्स है। स्ट्रॉन्गेस्ट फोर्स कौन सी है, न्यूक्लियर फोर्स है। ठीक है, लेकिन न्यूक्लियर फोर्स जो होता है बहुत ही कम दूरी पर लगता है, और ग्रेविटेशन फोर्स वीकेस्ट फोर्स है, वो अनंत दूरी पर लगता है। ठीक है, अब यहां पर देखो, तो ये जी है, इसकी वैल्यू बहुत कम होती है। ठीक, अब उसके बाद एम क्या है, एम क्या है, मास ऑफ प्लेनेट, मास ऑफ प्लेनेट। आर क्या है, आर क्या है, रेडियस फ्रॉम सेंटर ऑफ ग्रेविटी। गुरुत्व के केंद्र से उसकी जो त्रिज्या होगी वो आर है, उस ग्रह का जो द्रव्यमान है वो एम है, और जी क्या है, आपका यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है। तो ये आपकी इसकी वेलोसिटी होती है। तो इस हिसाब से अगर देखेंगे, वीई इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, कांस्टेंट है तो कांस्टेंट को तो हटा ही दो, तो एम है, लेकिन जो escape वेलोसिटी है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू आर है। जैसे मान लीजिए अगर मैं सतह पर खड़ा होकर के किसी चीज को फेंकता हूं, तो वी ज्यादा लगेगा, लेकिन अब सेंटर ऑफ ग्रेविटी यहां पर है ना। लेकिन जैसे ही अगर मैं सतह से थोड़ा सा ऊपर उठ जाता हूं, यहां से अगर मैं किसी चीज को फेंकने का प्रयास करता हूं हवा में खड़े होकर के, तो इसके वेलोसिटी की वैल्यू क्या हो जाएगी, और कम, क्योंकि रेडियस का मान क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। अगर मैं और दूर चला जाऊं तो बी का मान और कम हो जाएगा। अगर मान लो मैं किसी चीज को जा करके एकदम आइनोस्फीयर में फेंक देता हूं, खड़े होकर के वहीं से फेंक देता हूं, तो बी का मान और कम हो जाएगा। समझे बात को, नहीं समझे। तो ये है रेडियस, रेडियस की वैल्यू। रेडियस अगर आप बढ़ाओगे तो इसके वेलोसिटी का मान क्या होगा, कम होगा। मास अगर बढ़ेगा तो इसके वेलोसिटी का मान क्या होगा, बढ़ेगा। ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है और ये कैसा है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल। आई थिंक आपको ये फॉर्मूला समझ में आ गया। इसके वेलोसिटी के और भी फॉर्मूला होता है, जैसे अगर मैं बी इसके वेलोसिटी बोलूं तो √2 GR होता है। समझ में आ गई बात। तो ये सारी चीजें जो फिजिक्स के मैं क्वेश्चन करवाऊंगा तो वहां पर बताऊंगा, अभी जितना जरूरी है बस उतना बताऊंगा यहाँ पर जो जरूरी है। ठीक है, तो पलायन वेग आपको समझ में आ गया, वह वेग है जिससे अगर किसी चीज को फेंका जाएगा तो वह उसके गुरुत्वाकर्षण क्षेत्र को पार करके भाग जाएगा। अब है होता कितना है, तो इसके लिए एक डायग्राम है यहाँ पे। चलिए, नहीं अटैच हुआ है, कोई दिक्कत नहीं, मैं आपको बता देता हूं। मरकरी की अगर इसके वेलोसिटी देखेंगे तो ये है 4.3 किलोमीटर पर सेकेंड। वहीं पर अगर वीनस की देखेंगे
तो ये है 10.4 किलोमीटर पर सेकेंड। अर्थ की देखेंगे, अब वीनस और अर्थ का जो मास होता है लगभग लमसम सेम है, तो इसी के आसपास होगी 1.2 किलोमीटर पर सेकेंड। मार्स की अगर देखेंगे तो 5.0 किलोमीटर पर सेकेंड। जुपिटर की सबसे ज्यादा होती है, क्यों होती है? क्योंकि इसका द्रव्यमान सबसे ज्यादा होता है, मैंने अभी बताया। मास पर डिपेंड करेगा, जुपिटर का साइज, जुपिटर का मास सबसे ज्यादा है, तो इसकी कितनी होती है? 60.2 किलोमीटर पर सेकेंड। सैटर्न की कितनी होती है? अब ये सब बड़े प्लेनेट है ना, इसलिए इनकी जो एस्केप वेलोसिटी होगी वो ज्यादा होगी, 30.5 किलोमीटर पर सेकेंड। यूरेनस की कितनी होगी? 21.3 किलोमीटर पर सेकेंड। नेपच्यून की, और ठंडा है, थोड़ा सा और कठोर हो गया है, इसका मास और ज्यादा है, तो इससे तो यूरेनस से थोड़ा ज्यादा होगा, 23.5 किलोमीटर पर सेकेंड। ठीक है बात। अब देखिए, जिसका साइज कम है, जैसे मरकरी सबसे छोटा है तो इसकी इसके वेलोसिटी सबसे कम है। वीनस जो है उसकी इसके वेलोसिटी अर्थ के इसके वेलोसिटी के बराबर है, लमसम बराबर है, क्योंकि दोनों का द्रव्यमान लगभग सेम है। वेनिस का थोड़ा सा, वीनस का थोड़ा सा ऐसे कम होता है। मार्स का कम है, क्यों? क्योंकि छोटा ही है। जुपिटर का सबसे ज्यादा है, क्योंकि इसकी इसके वेलोसिटी, इसका मास क्या है? सबसे ज्यादा है। सैटर्न का सेकंड है। यूरेनस है, और फिर नेपच्यून है। समझे बात को कि नहीं समझे? तो इसकी वेलोसिटी डिपेंड करता है किस पर? किस पर? जी तो यूनिवर्सल कांस्टेंट है, किस पर डिपेंड करेगा? मास पर। और किस पर डिपेंड करेगा? आपके रेडियस पर। अच्छा, अब यहां पर पूछा है चंद्रमा, यहां पर पूछा है किसका? चंद्रमा का। तो चंद्रमा की जो इसकी वेलोसिटी होती है, अब साइज में और छोटा है, मरकरी से भी छोटा है वो, ठीक है बात। तो साइज उसकी जो इसकी वेलोसिटी होगी और कम होगी, कितनी होती है? 2.38 किलोमीटर पर सेकेंड। अब इसको आपको कन्वर्ट करना है माइल पर सेकेंड में। तो मैंने आपको क्या बताया था? नीचे वाली यूनिट बराबर है तो सिर्फ किलोमीटर को ही चेंज करना रहेगा, इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए किससे? 0.621 से, और इसकी जो वैल्यू निकल करके आ जाएगी वो कितनी आ जाएगी? लगभग 1.58। तो इसका ऑप्शन ए सही है। ठीक है बात, 1.58 आ जाएगी, तो इसका ऑप्शन बिल्कुल सही। आई होप आपको इसके वेलोसिटी वाला कंसेप्ट समझ में आ गया होगा। इसके वेलोसिटी किस पर डिपेंड करती है? मास पर, राइट, प्रोपोर्शनली। लेकिन वहीं पर उसकी त्रिज्या पर, जो सेंटर ऑफ ग्रेविटी से उसका जो डिस्टेंस होगा, उससे क्या होती है? वो कम डिपेंड करती है। जैसे जैसे आप सरफेस से ऊपर जाओगे, जैसे आप सरफेस पर ऊपर जाओगे तो आर का मान बढ़ेगा, आर का मान बढ़ेगा तो इसके वेलोसिटी क्या हो जाएगी? इसके वेलोसिटी कम हो जाएगी। पृथ्वी की कितनी होती है? 1.1, सॉरी 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड होती है। लेकिन अगर आप इसको मील में लिखना चाहेंगे तो वही करेंगे, आप इसको 0.6 से मल्टीप्लाई कर देंगे, कितना आ जाएगा? 6.92 माइल पर सेकेंड, या फिर अप्रोक्सीमेटली लिख सकते हो 7 माइल पर सेकेंड। ठीक है बात, मतलब मोटी मोटी बात समझिए, एक सेकेंड में 11.2 किलोमीटर, एक सेकेंड में कितना किलोमीटर चलना है? 11.2 किलोमीटर अगर आपकी वेलोसिटी रहेगी तभी आप पार कर पाओगे एक सेकेंड में। जुपिटर का देखिए, एक सेकंड में कितना किलोमीटर? एक सेकंड में 60.2 किलोमीटर अगर आप चलोगे, इतनी स्पीड रहेगी, इतनी वेलोसिटी अगर आपकी रहेगी, तब जाकर के आप जुपिटर के गुरुत्वाकर्षण से पार हो पाओगे। ठीक है बात। सबसे ज्यादा किसका होता है? जुपिटर का होता है। सबसे कम ग्रहों में किसका होता है? मरकरी का होता है। मून का कितना होता है? 2.38 किलोमीटर पर सेकंड, या फिर अगर मील ने पूछेगा तो 1.58। पृथ्वी का कितना होता है? 11.2 किलोमीटर पर सेकंड, इतना होता है। ठीक है बात। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 50 क्वेश्चन आपके कंप्लीट हो गए। अब आते हैं 51 पर। ये तो आप लोग किए हुए हो। इक्विनॉक्स का तात्पर्य है वह तिथि जब, इक्विनॉक्स मींस द डेट व्हेन दिन और रात समान अवधि के होते हैं, रात की अपेक्षा दिन लंबे होते हैं, दिन की अपेक्षा रात लंबी होती है, वर्ष के सबसे छोटा दिन एवं सबसे छोटी रात होती है। इक्विनॉक्स क्या होता है? जब सूर्य परपेंडिकुलर किस पर हो? इक्वेटर पर हो। जब सूर्य परपेंडिकुलर इक्वेटर पर होता है तभी क्या होता है? आपका इक्विनॉक्स होता है, और दिन और रात समान अवधि के होते हैं। रात की अपेक्षा दिन लंबी होती है, ये समर सोलिस्टिस की बात कर रहा है, समर सीजन की। दिन की अपेक्षा रात लंबी होती है, तो ये किसकी बात कर रहा है? ये बात कर रहा है आपके विंटर सोलिस्टिस की, नॉर्थ हेमिस्फीयर के रिस्पेक्ट में बता रहा हूँ। वर्ष का सबसे छोटा दिन व सबसे छोटी रात होती है। ठीक है बात, ये अलग अलग गोलार्ध में अलग अलग हो जाता है। तो बराबर होते हैं दिन और रात, क्या होंगे? समान अवधि पर होंगे। इक्विनॉक्स कब होता है? जब सन सन परपेंडिकुलर हो किस पर? इक्वेटर पर, या फिर विषुवत रेखा पर हो। चलिए ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 52।
अपनी धुरी पर सूर्य की ओर अधिक झुकाव के कारण निम्न में से कौन सा ग्रह लेटा हुआ ग्रह के उपनाम से जाना जाता है? विच ऑफ द फॉलोइंग प्लैनेट इज नोन एज लाइंग प्लैनेट ड्यू टू ग्रेटर इंक्लिनेशन टुवर्ड सन ऑन इट्स हाफ? इंक्लिनेशन का मतलब क्या होता है? देखिए, अपने ऑर्बिट पर, ठीक है बात, अपने ऑर्बिट पर वो कितना झुका हुआ है, अपने ऑर्बिट पर वो कितना झुका हुआ है, ये हो गई उसकी ऑर्बिट, अपने ऑर्बिट, ये हो गई उसकी एक्सिस अपने। अब ये एक्सिस इस ऑर्बिट से जितना कोण बनाएगी वही हो जाता है उसका इंक्लिनेशन। तो उसके लिए ऐसे समझने के लिए यहां पर देखिए, ये आपके सारे ग्रह रखे हुए हैं, ये है सन, पहला है मरकरी, इसका ऑर्बिटल पीरियड कितना होता है? 88 डेज का, मतलब ये 88 डेज में क्या करता है? सूर्य का चक्कर लगा लेता है। लेकिन अपने एक्सिस पर कितने देरी में घूमता है? 176 डेज में घूमता है। अब इसके एक्सिस का झुकाव कितना है? तो आप बोलेंगे 2 डिग्री। कितना झुकाव है? 2 डिग्री। वहीं पर अगर आप वीनस की बात करते हैं तो वीनस का ऑर्बिटल पीरियड कितना होता है? 224 दिन होता है, ठीक है। और रोटेशनल पीरियड अपने एक्सिस पर कितना घूम लेता है? 242 दिन। तो इन दोनों को याद रखिएगा। ये पूछा जाता है वह कौन सा ग्रह है, वह कौन सा ग्रह है, वह कौन सा ग्रह है जिसका दिन और साल बराबर होते हैं, लगभग बराबर होते हैं? वीनस होते हैं। जैसे एक दिन, एक दिन, एक दिन पूरे साल के बराबर होता है, वो वीनस है। अर्थ की अगर बात करेंगे तो 365 दिन में पूरे सूर्य का चक्कर लगा लेता है और 24 घंटे में अपने एक्सिस पर घूम लेता है। इसका कितना है? 177 है। इसका कितना है? 23.5 डिग्री है। वहीं पर मार्स की अगर बात करते हैं तो 687 डेज है। ये लगभग पृथ्वी के ही बराबर अपने पूरे एक्सिस पर घूम लेता है 24 आवर 39 मिनट में। जुपिटर की बात करेंगे तो 3 डिग्री झुकाव है इसका, 10 घंटे। और ये सबसे, क्या कहते हैं, ये सबसे तेजी से, इसका दिन और रात क्या होता है? सबसे तेज होता है, इसको याद रखिएगा। पूछा जाएगा जहां पर सबसे जल्दी दिन और सबसे जल्दी रात होती है वो जुपिटर हो जाता है। इसका इंक्लिनेशन कितना है? 3 डिग्री है। वहीं पर सैटर्न का देखिए, अब देखते जाइएगा, यहाँ पर पूरा ऑर्बिटल पीरियड कितना है? 29.5 ईयर्स का होता है। एक दिन कितने का होता है? 10 घंटे 39 मिनट का होता है। एक्सिस पर कितना झुका हुआ है? 26 डिग्री। वहीं पर अगर आप यूरेनस को देखेंगे तो ऑर्बिट पर ये कितना झुका हुआ है? लमसम 97 डिग्री झुका हुआ है। इसीलिए यूरेनस को बोला जाता है लेटा हुआ ग्रह, लेटा हुआ ग्रह। अपने ऑर्बिट पर इसका इंक्लिनेशन सबसे ज्यादा है, इसलिए इसको क्या बोलते हैं? लेटा हुआ ग्रह। वहीं पर नेपच्यून को देखेंगे 29.6 है। सबसे ज्यादा जो इंक्लिनेशन है वो किसका है? यूरेनस का है। अब सुनिए, अब सुनिए बात को। आज तक ये कभी सिद्ध नहीं हो पाया कि आखिर ऐसी एनोमली है क्यों। अभी तक इसके बारे में जानकारी नहीं है। कई थ्योरीज हैं जो ये कहती हैं कि कुछ प्लैनेट, या जो इसके ऑर्बिट में कुछ प्रीमोडियल प्लैनेट्स बन रहे थे जब सारे ग्रहों का निर्माण हो रहा था उसी समय, तो कुछ आकर के इस यूरेनस से टकराए। यूरेनस से टकराने के बाद टकराव के कारण इसका जो इंक्लिनेशन है वो इतना ज्यादा झुक गया है। लेकिन अभी ये सब हाइपोथेसिस ही है, कोई भी थ्योरी नहीं बनी हुई है। अभी इनको थ्योरी कह दिया जाता है कि टकराव के कारण इसके साथ कुछ कोलेटरल डैमेज हुआ था जिस वजह से इसका झुकाव सबसे ज्यादा हो गया है। लेकिन अभी इसका कोई पुख्ता प्रूफ किसी के पास नहीं है, ठीक है बात। तो बस अभी इतना याद रखिए, इतना याद रखिए कि लेटा हुआ ग्रह किसे बोला जाता है? अरुण को बोलते हैं या फिर यूरेनस को बोला जाता है? अरुण को बोला जाता है या फिर यूरेनस को बोला जाता है? नेक्स्ट क्या हो गया क्वेश्चन देखें। क्वेश्चन नंबर 53। सूर्य की परिक्रमा के दौरान पृथ्वी सूर्य से अधिकतम दूरी किस महीने में होती है? ये आप लोगों को बताया था, दो टर्म बताए थे। पहला बताया था आपको एपहीलियन और दूसरा बताया था पेरीहीलियन। इसको बोलते हैं अपसौर और इसको बोलते हैं उपसौर। एपहीलियन में क्या होगा? दूर। और पेरीहीलियन में क्या होगा? पास। तो एपहीलियन कब आता है? तो आप बोलेंगे दूरी कब आएगी? जुलाई के महीने में। और पेरीहीलियन कब आता है? जनवरी के महीने में। अभी तो मैंने ये महीना बताया है, आप कमेंट सेक्शन में इसकी डेट बताएंगे, कौन सी डेट पर एपहीलियन होता है और कौन सी डेट पर पेरिहीलियन होता है, ठीक है। तो सूर्य की परिक्रमा के दौरान पृथ्वी सूर्य के अधिकतम दूरी मतलब एपहीलियन की बात हो रही है। एपहीलियन कब आएगा? जुलाई में। एपहीलियन कब आएगा? जुलाई। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। अब उसी का जुड़ा हुआ भैया है। पृथ्वी की उपसौर की स्थिति किस महीने में आती है? उपसौर कब होता है? उपसौर मतलब क्या हो गया? पेरीहीलियन मतलब पास की स्थिति कब आएगी? जनवरी में। आप बताएंगे लिख करके किस डेट पर होती है? तो इसका ऑप्शन क्या हो गया? बी हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ऋतुएं क्या होती हैं?
पृथ्वी के अपने अक्ष पर घूर्णन के कारण दिन और रात होते हैं। रोटेशन के कारण क्या होता है? दिन और रात होते हैं। पृथ्वी के सूर्य के चारों ओर परिभ्रमण के कारण, बिल्कुल सही है, यही हमारा ऑप्शन है। बाकी भी देख लेते हैं। पृथ्वी के अक्ष के झुकाव के कारण, नहीं। झुकाव के कारण टेम्परेचर डिस्ट्रीब्यूशन भी हो सकता है। पृथ्वी की आकृति के कारण, नहीं। पृथ्वी की आकृति के कारण अलग चीजें हैं, होती हैं, वो मैंने आप लोगों को बताया था। ग्रेविटेशन फोर्स है, और भी बहुत सारे बल हैं जो पृथ्वी को पूरा स्फेरिकल ना रख करके जियोइड शेप में रखते हैं। ठीक है बात। तो इसका सही आंसर क्या हो गया? ऑप्शन बी हो गया, पृथ्वी के सूर्य के चारों ओर परिभ्रमण के कारण। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हाँ। ज्वारीय शक्ति के कारण सूर्य से सिगार के आकार का एक भाग टूटकर अलग हो गया, जिसे कहा गया? ड्यू टू टाइडल फोर्स अ सिगार शेप्ड पार्ट ब्रोकन फ्रॉम सन विच इज कॉल्ड एज। इसको समझने के लिए थोड़ा सा आपको फॉर्मेशन ऑफ सोलर सिस्टम की थ्योरी समझनी पड़ेगी। मैं आप लोगों को समझा देता हूं क्या है फॉर्मेशन ऑफ सोलर सिस्टम से रिलेटेड थ्योरी। देखिए, पहली थ्योरी है मोनोस्टिक थ्योरी। दूसरी थ्योरी जो है वो है आपकी ड्यूलिस्टिक थ्योरी। ड्यूलिस्टिक थ्योरी। तीसरी जो है वो है आपकी डबल स्टार थ्योरी। डबल स्टार थ्योरी। इसको बोला जाता है एक तारा सिद्धांत। वैसे ये सारी थ्योरी नहीं है, ये हाइपोथेसिस है। थ्योरी वो है जिसे आप प्रूफ कर सकते हो, हाइपोथेसिस वो है जिसे आप प्रूफ नहीं कर सकते हो। ट्रायंगल के सभी कोणों का एंगल जो होता है वन सम जो होता है 180 डिग्री होता है, प्रूफ कर सकते हो? हाँ, ये थ्योरी है। दो लाइन जो एक दूसरे के पैरेलल होती हैं, एक दूसरे को कभी भी इंटरसेक्ट नहीं कर सकती हैं, क्या इसे प्रूफ कर सकते हैं? नहीं, ये हाइपोथेसिस है। समझे बात को? ये होती है थ्योरी, ये है हाइपोथेसिस। समझ में आई बात? चलिए। लिख दिया जाता है थ्योरी, लेकिन परंतु ये सब क्या है? हाइपोथेसिस ही है। ठीक। इसको बोला जाता है द्वैध तारा सिद्धांत। इसको बोला जाता है द्वितारा सिद्धांत। अब देखिए, मोनोस्टिक थ्योरी में दो थ्योरीज हैं। एक है आपकी गैसियस हाइपोथेसिस, गैसियस हाइपोथेसिस। दूसरी आपकी नेबुलर हाइपोथेसिस, नेब्यूलर हाइपोथेसिस। इसमें भी दो थ्योरी हैं आपकी। एक है प्लेनेटेसिमल थ्योरी। दूसरा है टाइडल थ्योरी, ज्वारी ज्वारी परिकल्पना, टाइडल हाइपोथेसिस। ठीक है बात। डबल स्टार थ्योरी एक ही है। अब देखिए, इसको गैसीय परिकल्पना बोला जाता है, निहारिका परिकल्पना हो गया, प्लेनेटेसिमल परिकल्पना हो गया। थ्योरी लिख दिया यहाँ पर, परिकल्पना ही है ये, हाइपोथेसिस। और इसको बोलते हैं ज्वारीय परिकल्पना हो जाती है। ठीक है। गैसियस हाइपोथेसिस देने वाले थे वो थे आपके इमैनुअल कांट। नेबुलर हाइपोथेसिस दिया था लाप्लास ने। प्लेनेटेसिमल हाइपोथेसिस जो दिया था वो मॉल्टन और चैम्बरलिन ने दिया था। मॉल्टन, मॉल्टन मिल्टन नहीं, मॉल्टन और चैम्बरलिन ने दिया था। टाइडल हाइपोथेसिस जेम्स जीन्स, जेम्स नाम याद कर लीजिएगा, जेम्स जीन्स। और इसको मॉडिफाई किया था हेरोल्ड जेफरी ने। हेरोल्ड जेफरी ने। ठीक है बात। अब देखिए, एक तारा सिद्धांत, द्वैतारा सिद्धांत और द्वितारा सिद्धांत। एक तारा सिद्धांत में कौन कौन से आते हैं? गैसियस हाइपोथेसिस और नेबुलर हाइपोथेसिस। दो तारा सिद्धांत में कौन कौन से आते हैं? प्लेनेटेसिमल हाइपोथेसिस, टाइडल हाइपोथेसिस। और उसके बाद द्वितारा सिद्धांत, एक गैसीय परिकल्पना,
निहारिका परिकल्पना, प्लेनेटेसिमल परिकल्पना और ज्वारीय परिकल्पना। ठीक है, गैसियस हाइपोथेसिस किसने दिया था? कांट ने। नेबुलर हाइपोथेसिस किसने दिया था? लाप्लास ने। प्लेनेटेसिमल हाइपोथेसिस किसने दिया था? मॉल्टन और चैम्बरलिन ने दिया था। टाइडल हाइपोथेसिस किसने दिया? जेम्स जीन्स, और इसको मॉडिफाई किया था हेरोल्ड जेफरी ने किया था। अब इनके ईयर अगर याद करना तो ईयर लिखवा देता हूं। ये आया था 1755 में। लाप्लास साहब आए थे 1796 में। ठीक है, प्लेनेटेसिमल जो आया था ये आया था आपका 1950 में, 1950 में। और जेम्स जीन्स ने दिया था अपना 1919 में। और हेरोल्ड जेफरी ने इसे मॉडिफाई किया था 1929 में। ठीक है बात। अच्छा, अब ये है क्या, ध्यान समझिए। एक तारा सिद्धांत कहता है कि जितने भी आपका सौरमंडल है वो एक ही तारा से निर्मित हुआ है, और वो एक तारा कौन सा है? एक तारा कौन सा है? वो है आपका सन। अभी मोटा मोटा आपको बता रहा हूं। मोनोस्टिक थ्योरी क्या कहता है, एक तारा सिद्धांत क्या कहता है, ये दोनों थ्योरी इसी पर जुड़े हुए हैं। ये दोनों थ्योरी ये कहते हैं कि जो भी आपका सौरमंडल का निर्माण हुआ है वो हुआ है सिर्फ और सिर्फ सूर्य से। द्वैत तारा सिद्धांत क्या कहता है कि इसमें जो निर्माण हुआ है वह हुआ है सन से, पर उसमें सहयोग एक कंपेनियन स्टार, एक सहायक स्टार में दिया था, तो इसमें एक कंपेनियन या फिर सहायक तारा भी है। इसमें कंपेनियन स्टार या फिर सहायक तारा भी है। ठीक है बात। डबल स्टार थ्योरी क्या कहता है? डबल स्टार थ्योरी ये कहता है सन तो था ही, पर जो हमारा सोलर सिस्टम बना था वो बना था कंपेनियन स्टार से। ये डबल स्टार थ्योरी हो जाता है। सन हमारा पहले से मौजूद था, परंतु जो सोलर सिस्टम का निर्माण हुआ है वह कंपेनियन स्टार से हुआ है। ये क्या कह रहा है कि जो सोलर सिस्टम का निर्माण हुआ है वो सन से हुआ है, पर इसका सहयोग किसने किया था? वो कंपेनियन स्टार ने किया था। ये क्या कहता है कि सिर्फ और सिर्फ निर्माण जो हुआ था वो सन से हुआ था, किसी भी कंपेनियन स्टार का प्रयोग इसमें या फिर इसमें कोई भी सहयोग नहीं था। तो ये हो गया एक तारा सिद्धांत, ये हो गया द्वैत तारा सिद्धांत, और ये हो गया द्वितारा सिद्धांत। समझे बात को? तो गैसियस हाइपोथेसिस क्या कहता है, बड़े ही सरल भाषा में समझाता हूं। उतना डिटेल में यहां पर नहीं जाऊंगा, नहीं तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। सरल भाषा में समझाता हूं। सूर्य जो है वह अपने एक्सिस पर घूम रहा था। सूर्य जो है वो अपने एक्सिस पर क्या था? एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा था। तो जब ये घूम रहा था तो इसका जो मोमेंटम था, इसके जो एंगुलर मोमेंटम, उसकी वजह से क्या हुआ? कुछ हिस्से बाहर निकल आए, बाहर निकल करके आकर के वो कठोर हो जाते हैं और ग्रहों का रूप ले लेते हैं। ये गैसियस हाइपोथेसिस है। कुछ गैसीय पार्टिकल, कुछ गैस जो थे वो बाहर निकल आते हैं। कुछ गैस और डस्ट के पार्टिकल आपस में संयोज बनाते हैं और ग्रहों का निर्माण करते हैं। और वो निकले कहां से थे? वो निकले थे सन से। ये बोला किसने? आपके इमैनुअल कांट साहब ने। लप्लास ने क्या बोला? लप्लास ने बोला कि जो आपके ग्रहों का निर्माण हुआ है, सूर्य क्या अंदर वाला जो क्षेत्र था, जो कोर वाला क्षेत्र था, वो बहुत ज्यादा क्या था आपका? बहुत ज्यादा आपका गर्म था। लेकिन बाहर वाली जो परत थी वो बहुत ज्यादा ठंडी थी। अब इस ठंडी परत और इस गर्म परत के बीच में कोई भी आपका संबंध नहीं स्थापित हो पाया। तो ये ठंडी वाली परत जो थी वो टूट करके बाहर निकल आई, और इससे बाकी ग्रहों का निर्माण हो गया। दोनों चीज समझ में आई। इन्होंने क्या कहा कि सन जो है वो अपने एक्सिस पर घूम रहा था, उसके घूमने के कारण जो कुछ आपके गैसीय पार्टिकल थे, कुछ डस्ट के पार्टिकल थे, वो बाहर निकले, आपस में जुड़े और ग्रहों का निर्माण कर दिया। लाप्लास ने क्या बोला कि यहां पर क्या था? सूर्य क्या दो तरह का तापमान था, जो अंदर केंद्र वाला क्षेत्र था वो गर्म था, और बाहर वाला जो क्षेत्र था वो ठंडा था। तो अंदर केंद्र वाले क्षेत्र और बाहर वाले ठंडे वाले क्षेत्र के बीच में कोई संबंध नहीं बन पाया, जिसकी वजह से ठंडा वाला क्षेत्र टूट गया और टूट करके ग्रहों का निर्माण कर दिया। लेकिन अगर आप इसको देखेंगे, ये सिद्धांत पूरी तरीके से सही नहीं है। अब कुछ समय बीतता है, काफी लंबा समय बीत जाता है, फिर आते हैं आपके कौन? आपके जेम्स जीन्स और मॉल्टन और चेम्बरलिन साहब आते हैं। पहले समझते हैं प्लेनेटेसिमल क्या होता है। प्लेनेटेसिमल क्या कहता है? ये कंपेनियन स्टार का सहारा लेगा। इसने क्या कहा? सूर्य था, सन था। अब एक तारा चलता हुआ सूर्य के नजदीक पहुंचा। एक तारा चलता हुआ सूर्य के नजदीक पे पहुंचा। ये अपने ऑर्बिट में था, ये ऑर्बिट में चल रहा था। जैसे जैसे सूर्य के नजदीक पहुंचा तो गुरुत्वाकर्षण के कारण क्या हुआ? कुछ छोटे छोटे प्लेनेटेसिमल्स, मतलब जो आपके ऐसा कह सकते हो ग्रहों के छोटे रूप जो थे, वो बाहर निकल करके आए। और गुरुत्वाकर्षण के प्रभाव के कारण यह ग्रह बाहर निकले, आपस में अपना संसर्जन करते हैं, कोहेशन करते हैं और ग्रहों का निर्माण कर लेते हैं। ठीक है, ये हो गया प्लेनेटेसिमल हाइपोथेसिस। टाइडल हाइपोथेसिस क्या कहता है? सेम वही चीज है। यहां पर सन है, ये कंपेनियन स्टार है, सहायक तारा है। ये कंपेनियन स्टार आता है। अब जैसे जैसे ये सूर्य के समीप आता है, एक ज्वार उठता है। सूर्य में से क्या उठता है? एक टाइड उठता है, ज्वार उठता है। जैसे जैसे कंपेनियन स्टार सूर्य के नजदीक पहुंचते जाता है, ये ज्वार बड़ा होते जाता है। ठीक है बात?
ये ज्वार क्या होता है, बड़ा होते जाता है और बड़ा होते जाता है। अब कंपेनियन स्टार अपने ऑर्बिट में था और ये सूर्य से दूर चला गया। जब ये सूर्य से दूर चला गया तो अब ये जो आपका ज्वार था ये अलग होकर के दूर हो जाता है। और इसी से निर्माण होता है किसका, देखो जब थोड़ा दूर था तो पतला हिस्सा निकला, फिर उसके बाद जब और नजदीक आया तो थोड़ा सा ज्यादा हिस्सा निकलेगा क्योंकि गुरुत्वाकर्षण बल ज्यादा लगेगा, और दूर जाएगा फिर पतला हो जाएगा। तो उसी हिसाब से इन्होंने बना दिया मरकरी, वीनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस, नेपच्यून, और उस समय प्लूटो भी था तो प्लूटो भी हो गए। तो देखेंगे इस तरह का शेप बना। यह शेप किसका है, तो सिगार है। इसको क्या बोला जाता है, सिगार, सिगार के शेप का है ये। और इसका जो टर्म यूज किया जाता है वो है फिलामेंट, इसी को बोला गया फिलामेंट। यहां से जो निकला था उसे बोला जाता है प्लेनेटेसिमल, प्लेनेटेसिमल। समझे बात को, तो प्लेनेटेसिमल में प्लेनेटेसिमल निकले थे, टाइडल हाइपोथेसिस में सिगार रूपी एक फिलामेंट बाहर आया था। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। पहली कौन सी थ्योरी थी, मोनोस्टिक, दूसरी कौन सी ड्यूलिस्टिक, और तीसरी कौन सी डबल। अभी डबल स्टार हमने नहीं छुआ है, अभी छूंगा उसको, अभी यही दोनों चल रहे हैं। मोनोस्टिक थ्योरी में कौन कौन से आए, गैसीय, गैसीय आपकी परिकल्पना आती है और निहारिका परिकल्पना आती है। ड्यूलिस्टिक में कौन सी आती है, प्लेनेटेसिमल परिकल्पना आती है, ज्वारीय परिकल्पना आती है। गैसियस हाइपोथेसिस को कांट ने दिया था, नेबुलर हाइपोथेसिस को लाप्लास ने, प्लेनेटेसिमल्स को मॉल्टन और चैम्बरलिन ने, टाइडल को जेम्स जीन्स, और इसको मॉडिफाई किया था हैरोल्ड जाफरी ने। कांट साहब ने क्या कहा, सूर्य अपने एक्सिस पर घूम रहा था, घूमने की वजह से कुछ पार्टिकल बाहर चले जाते, कुछ धूल और डस्ट के पार्टिकल बाहर चले जाते हैं, वो आपस में जुड़ते हैं और ग्रहों का निर्माण हो जाता है। इन्होंने क्या कहा, टेम्परेचर डिफरेंस था जिस वजह से ठंडा वाला परत टूट करके आगे चला जाता है, उससे ग्रहों का निर्माण हो जाते हैं। प्लेनेटेसिमल ने क्या बोला, जो आपके द्वैतार ड्यूलिस्टिक थ्योरी, इसने बोला कि एक सूर्य तो था ही, साथ साथ एक कंपेनियन स्टार था। कंपेनियन स्टार के होने की वजह से क्या हुआ, जैसे जैसे वो आगे चलता गया तो इसमें से कुछ धूल और डस्ट के पार्टिकल बाहर निकलते गए, उन्हें इन्होंने नाम दिया प्लेनेटेसिमल। ये प्लेनेटेसिमल आपस में जुड़ते हैं और प्लेनेट का निर्माण करते हैं। टाइडल हाइपोथेसिस ने क्या कहा था, इसको जेम्स जीन्स ने दिया था कि जब कंपेनियन स्टार पास आया तो सूर्य में से ज्वार उठे, जो टाइड उठे, टाइड उठे, जैसे जो नजदीक गया टाइड बड़े होते चले गए, छोटे वाले इधर, फिर छोटे वाले इधर, और बीच में जब ज्यादा नजदीक था तो वहां से बड़ा पार्टिकल निकला था। और वो बाद में टूट टूट करके क्या बना है, मरकरी, वीनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, सैटर्न, यूरेनस, नेपच्यून और प्लूटो, और फिर क्यूपर बेल्ट बन जाता है। तो ये सारी चीजें आपकी थ्योरी थी, लेकिन इन सारी चीजों की पूरी तरीके से क्रिटिसाइज किया गया, क्योंकि कारण क्या था, इन सब का निर्माण सन से किया गया। अब सन से अगर निर्मित हुआ है तो सीधी सी बात है, जो भी चीजें सन में देखने को मिल रही है वो बाकी प्लैनेट में भी देखने को मिलना चाहिए, लेकिन ऐसा कुछ है नहीं। अगर आप सन को देखेंगे तो सन का जो एंगुलर मोमेंटम है वो अलग है, वहीं पर जुपिटर का एंगुलर मोमेंटम बहुत ज्यादा है। आप देखे ही थे आप, सूर्य जो होता है वो धीरे धीरे घूमता है, लेकिन जुपिटर बहुत तेजी से अपने एक्सिस पर घूमता है। ठीक है बात। सन का जो आपका, सन जिससे निर्मित हुआ है वो सारी वो चीजें बाकी के ग्रहों में आपको देखने को नहीं मिलेंगी। समझ में आ गई बात, तो बहुत सारी चीजें जिसे क्रिटिसाइज किया गया था, तो ये मोटा मोटा मैंने आपको समझा दिया। फिर इसका डबल स्टार थ्योरी क्या था, द्वैतारा सिद्धांत था। इसमें क्या किया, इन सारे चीजों को देख करके जो आपका एक ब्रिटिश आपके एस्ट्रोनॉमर थे, उनका नाम था आर ए लिटिलटन, आर ए लिटिलटन। 1939 में इन्होंने ये थ्योरी दी थी। इन्होंने क्या कहा, इन्होंने भी दो ही तारों का यूज किया था, एक लिया सन और दूसरा लिया कंपेनियन स्टार। तो अभी तक सन को लेकर के जब परिकल्पना चल रही थी तो बहुत ज्यादा क्रिटिसिज्म देखने को मिल रहा था। इन्होंने क्या किया, सन को छेड़बे नहीं किया, कहा ग्रहों का निर्माण सन से हुआ ही नहीं है। अब जो ये कंपेनियन स्टार था आ रहा था, जब ये सूर्य के गुरुत्वाकर्षण के क्षेत्र में ही था तभी इसी में सुपरनोवा हो गया, सुपरनोवा विस्फोट हो गया। जब ये सुपरनोवा विस्फोट हुआ तो इस सुपरनोवा विस्फोट से क्या हुआ, जो बाहरी परत थी इसकी उड़ गई। सुपरनोवा आप लोगों को समझाया था मैंने तारे के जीवन चक्र में कि जो मध्य परत होता है वो केंद्र में ध्वस्त हो जाता है और उसमें एक भयानक विस्फोट होता है, भयानक विस्फोट होकर के क्या होता है, ऊपर वाली परत उड़ जाती है। अब ये जो ऊपर वाली परत थी वो गैस और डस्ट के रूप में क्या हुई, सूर्य के चारों तरफ घूमने लगी। इसी से निर्माण हुआ ग्रहों का। आप कहोगे ये कहां गया, तो ये बदल गया व्हाइट ड्वार्फ में, और व्हाइट ड्वार्फ कहां चला गया, गैलेक्सी के केंद्र में। गैलेक्सी के केंद्र में क्या है, ब्लैक होल, वहां खत्म कर दिया, कम्युनिस्ट स्टार को मार डाला इन्होंने। अब पूछा जाए कम्युनिस्ट स्टार कहां गया, तो क्या मर गया, वो ब्लैक होल में जाकर के समा गया। अब बात करते हैं, तो अब जो ये क्रिटिसिज्म हो रहा था कि जो चीजें सूर्य में है वो बाकी प्लेनेट में क्यों नहीं है, तो कहा वो तो मतलब ही नहीं उसे, क्योंकि किससे निर्मित हो रहा है, कंपेनियन स्टार से। फिर उन्होंने कहा कि जो एंगुलर मोमेंटम सन का है वो जुपिटर का बिल्कुल अलग, तो कहा सन से तो कोई मतलब ही नहीं है, क्योंकि इसका निर्माण किससे हुआ है, आपके कंपेनियन स्टार से हुआ था। उसका एंगुलर मोमेंटम अलग था, वो अपने ऑर्बिट में तेजी से घूम रहा था। जब वो ऑर्बिट में तेजी से घूम रहा था तो सीधी सी बात है जुपिटर की ऑर्बिट क्या होगी, एंगुलर मोमेंटम उसकी ज्यादा हो गई। तो ये कुछ थ्योरी हैं जो जुड़ी हुई हैं किससे, आपके सोलर सिस्टम से, के निर्माण से। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अब बढ़ते हैं।
अब ज्वारीय शक्ति के कारण सूर्य से सिगार के आकार का एक भाग टूट करके अलग हो गया, जिसे क्या कहा गया? ड्यू टू टाइडल फोर्स सिगार शेप्ड पार्ट ब्रोक ऑफ फ्रॉम द सन विच वाज कॉल्ड प्लेनेटेसिमल। ना 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 ना, प्लेनेटेसिमल किस में कहा गया था? जल्दी से बताइए, प्लेनेटेसिमल किस में कहा गया था? सिगार वाले में कहा गया था? नहीं, प्लेनेटेसिमल कहा गया था आपके प्लेनेटेसिमल हाइपोथेसिस में, जिसको दिया था मॉल्टन और चैम्बरलिन ने। ये नहीं, सिगार वाले की बात हो रही है। नोवा, नोवा किस में हुआ था? ये तो आपका शायद डबल स्टार थ्योरी लग रही है। हाँ, नोवा विस्फोट किस में हुआ था? डबल स्टार थ्योरी में हुआ था। नोवा वही सुपर नोवा है, सुपर नोवा विस्फोट है। अब ये आता है फिलामेंट। फिलामेंट है वो सिगार शेप्ड। नेबुला क्या है? नेबुलर हाइपोथेसिस। नेबुलर हाइपोथेसिस किसने दिया था? लाप्लास ने दिया था। किसने दिया था? लाप्लास ने दिया था। तो जब आप इस तरह के क्वेश्चन पढ़ेंगे ना, तो इसी तरह पे ही दिमाग लगाना है आपको। ठीक है, तो नेबुलर हाइपोथेसिस आपको समझ में आ गया। फिलामेंट आपका, जैसे आप लोगों को बताया मैंने, वो टाइडल हाइपोथेसिस समझ में आ गया, प्लेनेटेसिमल हाइपोथेसिस समझ में आ गया, गैसेस हाइपोथेसिस समझ में आ गया, नेबुलर हाइपोथेसिस समझ में आ गया, और डबल स्टार हाइपोथेसिस समझ में आ गया। ठीक है बात। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? सी, फिलामेंट हो गया। सिगार शब्द निकला था, फिलामेंट हो गया। जब भी प्लेनेटेसिमल बोलेगा तो कौन सी थ्योरी हो जाएगी? प्लेनेटेसिमल हाइपोथेसिस किसने दिया था? मॉल्टन और चैम्बरलिन ने। टाइडल हाइपोथेसिस किसने दिया? जेम्स और जी से मॉडिफाई किया था हेरोल्ड जेफरी ने। डबल स्टार थ्योरी किसने दिया था? आरे लिटिलटन ने दिया था। गैसियस हाइपोथेसिस किसने दिया था? कांट ने दिया था। नेबुलर हाइपोथेसिस किसने दिया था? लाप्लास ने दिया था। ठीक है, एक बार और इसको देख लेंगे, क्लियर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 57 फिर से आ गया विषु। विषुव शब्द सूर्य की निम्नलिखित स्थिति से संबंधित है। इक्विनॉक्स रिलेटेड टू विच ऑफ द फॉलोइंग पोजीशन ऑफ द सन? जब सूर्य कब कर्क रेखा पर हो? नहीं, समर सोलिस्टिस। जब सूर्य भूमध्य रेखा पर हो? हाँ, ये बिल्कुल सही हो। जब सूर्य ध्रुवों पर हो? कैसे सूर्य कभी ध्रुवों पर जाएगा ही नहीं। उपरोक्त में से कोई नहीं, तो ऑप्शन बी सही हो गया ये। इक्विनॉक्स का मतलब क्या होता है? सूर्य किस पर लंबवत हो? भूमध्य रेखा पर हो। बहुत बढ़िया। क्वेश्चन नंबर 58, कॉमेट सौरमंडल के खगोलीय पिंड हैं। कॉमेट्स आर सेलेस्टियल बॉडी इन द सोलर सिस्टम, जो पृथ्वी का चक्कर लगाते हैं, चंद्रमा का चक्कर लगाते हैं, शनि ग्रह का चक्कर लगाते हैं, सूर्य का चक्कर अत्यधिक दीर्घ कक्षा पर लगाते हैं। कॉमेट्स क्या होते हैं? कॉमेट्स जो होते हैं वो बहुत दूरी से आते हैं। इतना समझिए, जो आपका क्यूपर बेल्ट होता है उस क्षेत्र से आते हैं, और ये सूर्य का चक्कर लगाते हैं और फिर अपने ऑर्बिट पे चले जाते हैं वापस। ठीक है, दीर्घ कक्षा में, दीर्घ वृत्ताकार कक्षा में ही ये चक्कर लगाते हैं। तो ये जो आपके कॉमेट्स होते हैं वो सूर्य का ही चक्कर लगाते हैं, पृथ्वी का नहीं लगाते हैं, चंद्रमा का नहीं लगाते हैं, शनि का नहीं लगाते हैं। किसका चक्कर लगाते हैं? सूर्य का चक्कर लगाते हैं, और अत्यधिक दीर्घ कक्षा पर लगाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखिए। अब ये आपका डायग्राम बना हुआ है। अब देखिए, कॉमेट्स बहुत जगह से आ सकते हैं। एक इधर से भी आ सकता है, एक इधर से भी आ सकता है। तो हमारे लिए जो इंपॉर्टेंट है वो है हेलिकॉमेट। हेलिकॉमेट का ऑर्बिट देखिए, सबके ऑर्बिट से दूर होकर के आ रहा है और सूर्य का चक्कर लगा करके वापस। उसी तरीके से इकिया जहांग कॉमेट है, जो सैटर्न के इर्द गिर्द होकर के घूमता रहता है, इस तरह से घूमता है। समझे बात को कि नहीं समझे? हमारे लिए इंपॉर्टेंट कौन सा है? हेलिस कॉमेट है। हेलिस कॉमेट जो होता है वह लगभग 75 सालों में, 75 ईयर में हमें देखने को मिलता है। कब देखने को मिलता है? 75 ईयर में देखने को मिलता है। अब कॉमेट्स क्या है बेट? कॉमेट्स क्या है? कॉमेट्स एक एलिप्टिकल ऑर्बिट में सन के अराउंड रिवॉल्व करते हैं। यह आइस प्लस गैसेस के निर्मित होते हैं। सूर्य के समीप आने पर बर्फ पिघल जाती है। गर्मी की वजह से, जिस वजह से क्या होता है, इनकी टेल बन जाती है, पूंछ बन जाती है। ठीक है बात, जिसको आप पुच्छल तारा भी बोलते हो। पुच्छल तारा भी बोलते हो, कॉमेट्स ही होता है, टेल बन जाता है, लेकिन वो सूर्य के समीप आएंगे। जैसे जैसे दूर जाएंगे, जैसे मान लीजिए सूर्य के समीप आया, जब ये सूर्य के समीप आएगा तो क्या होगा? गर्म हो जाएगा, तो इसकी जो बर्फ होगी पिघल जाएगी। पिघलने के बाद क्या होगा? टेल बन जाएगी। फिर जैसे जैसे दूर जाएगा, सूर्य के दूर जाएगा, तो टेम्परेचर फिर उसके बाद कम होने लगेगा। फिर ये पिघल करके क्या हो जाएगा? कठोर हिस्सा बन जाएगा, आइस का बना जाएगा। ठीक है, किसके बने होते हैं? आइस और गैसेस के बने होते हैं। ठीक है, कॉमेंट्स हो गए आपके। क्वेश्चन नंबर 59, अंतरिक्ष का सर्वाधिक चमकीला तारा कौन सा है? ये तो सबको पता है, वो है आपका सिरस। सबसे चमकीला तारा कौन सा है? आपका सिरस। ठीक है बात, इसका एक और नाम याद कर लेना। मान लीजिए सिरस नहीं दिया हुआ है तो इसको डॉग स्टार भी बोलते हैं। डॉग स्टार, डॉग स्टार बहुत ही कॉमन नाम है, तो इसका एक नया नाम, जो इसका साइंटिफिक नेम है, वो है अल्फा कैनिस मेजोरिस। अल्फा कैनिस मेजोरिस।
दूसरा सबसे चमकीला कौन सा है? कैनेपस है। कौन सा है? कैनेपस है। इसका नाम है अल्फा कैरेनी। अल्फा कैरेनी, ठीक है बात। और ये है रीगल कांट, रीगल केंट। इसका जो नाम है साइंटिफिक नेम है वो है अल्फा सेंचुरी। ठीक है बात। तो आपसे अगर पूछता है सूर्य के सबसे नजदीक का तारा कौन सा है, अगर ऑप्शन में अल्फा सेंचुरी ना देकर के रीगल कांट दिया हुआ है तो वही है, सेम है। सबसे चमकीला तारा कौन सा है? सिरस है या फिर डॉग स्टार है, ठीक है बात। या फिर इसका साइंटिफिक नेम क्या? अल्फा कैनिस मेजोरिस है, ठीक है बात। ये किस कॉन्स्टलेशन का हिस्सा है? कैनिस मेजोरिस का। किसका हिस्सा है? आपका कैनिस मेजोरिस का हिस्सा है। ठीक है, बहुत बढ़िया। एंड्रोमेडा क्या है? व्हाट इज एंड्रोमेडा? एक तारा है, एक प्लेनेट है, एक सैटेलाइट है, एक गैलेक्सी है। तो हमारे मिल्की वे, हमारे जो आकाशगंगा है, हमारी जो गैलेक्सी है, उसके सबसे नजदीकी गैलेक्सी कौन सी है? एंड्रोमेडा। इसको बोला जाता है देवयानी। देव यानी देवरानी नहीं, देवयानी। क्या बोला जाता है? देवयानी बोला जाता है, ठीक है बात। इसी के साथ आपके 60 क्वेश्चन कंप्लीट हो जाते हैं। आज का ये टॉपिक कंप्लीट हो जाता है, ठीक है। इसके बाद मैं आपसे मुलाकात करूंगा अगले सीरीज में, सीरीज नंबर 5 में। तब तक के लिए थैंक यू।